और सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक समय वह नेता रहे हैं। अगर एक कहावत है ना कि भाई जो आदमी पास से उल्टे फेंक दे तो वो सुलटे पड़े, वही हैसियत रही ओम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। किसी जमाने में इन्होंने अगर पास से उल्टे भी फेंक दिए तो सुलटे ही गिरते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीडर बना दिया। किसी जमाने में चो देवीलाल इस प्रकार से नेता बनाते थे और आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये करने में काबिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ हरियाणा से इस प्रकार के सुर सुनाई दे रहे हैं, जिन नेताओं को हुड्डा साहब ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और जो राजनीति में हुड्डा साहब के रहमो करम पर जिंदा रहे, वो अब उनको आंख दिखाने लग गए हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वही कहावत हो गई है कि घर के ना घाट के? बहुत सारे घटनाक्रम कांग्रेस में चल रहे हैं, एक एक घटनाक्रम हम आपको बताएंगे कि हुड्डा साहब के पास उल्टे क्यों पड़ रहे हैं, और सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हुड्डा साहब को हरियाणा की राजनीति का 30 मार्खा कहा जाता है जी, और नौबत यहां तक आ गई है, अब वही नेता आंख दिखाने लग गए हैं जिनको हुड्डा साहब ने टिकट दिलाई, जितवाया और सर्वोच्च पद पर भी पहुंचा कहीं न कहीं। देखो, निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश ही नहीं देश के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी किस्मत बहुत बढ़िया रही जी और जो राजनीति के फर्श से और अर्श तक पहुंचे। जी विधानसभा के लगातार चुनाव हार करके जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे जी और जो उनके पिताजी थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, वो भले ही देश के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 सदनों के सदस्य रहे, 7 सदनों के, उसके बावजूद 7 सदनों के और कोई नहीं रहा जी, उसके बावजूद बहुत बड़ी बात वो है, कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। वो वही जो 7 सदन है ना, हाँ। जैसे संविधान सभा है, फिर प्रिलिमिनरी कमेटी बनी थी एक जो है पंजाब के थे, वो फिर राज्यसभा के थे, हरियाणा से थे, तो इस तरह से टोटल वो 7 के थे और वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद एक समय वो आया कि रोहतक से भी वो हारने लगे, उनका परिवार हारने लगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई भी चुनाव हार गए थे। फिर चौधरी देवीलाल ने एक राजनीतिक भूल की और वो रोहतक से सांसद होते हुए उन्होंने रोहतक से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके भाई मामा बुआ के चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो उस समय कांग्रेस में बड़े ताकतवर थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, राजीव गांधी के बड़े नजदीक, बहुत नजदीक थे। और उस चुनाव में पूरी जनता आज भी रोहतक की ये मानती है, किलोई की भी ये मानती है कि अगर हुड्डा साहब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, अगर हुड्डा साहब विधानसभा का चुनाव लड़ते तो वो चुनाव भी हारते। वीरेंद्र सिंह ने उनको समझा करके और लोकसभा की टिकट दिलाई। लोकसभा में हुआ ये, टिकट भी बड़ी जोर लगा के दिलाई थी, कांग्रेस हाईकमान ने मना कर दिया था। बिल्कुल मना तो इसलिए कर दिया था ना कि वो लगातार चुनाव हारे, राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर था उनका परिवार और कहीं कोई गिनती में भी नहीं थे जी। तो उसके बाद ये हुआ कि लगातार 3 चुनाव में उन्होंने जो शख्स देश का उप प्रधानमंत्री रहा हो, चौधरी देवीलाल को हराया, से जो है जमाई जी। और फिर एक ऐसे हालात और परिस्थितियां बनी जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने, फिर किलोई से विधायक बन के वो विपक्ष के नेता भी बने, प्रदेश के अध्यक्ष भी उनको कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि फिर वो लगातार वहां जो सांसद बनने के बाद अच्छी गोटी वहां उन्होंने सेट कर ली, गांधी नेहरू परिवार में भी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में। और लगातार कोई आदमी एमपी बनता है तो नेचुरल बात है। भूपी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। बिल्कुल, भूपी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। और उसके बाद ये हुआ कि 2005 में कांग्रेस ने, चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता थे, और उस समय जो है हरियाणा में चुनाव हुआ, 67 सीटें जीती। 67 सीटें जीतने के बाद उस दिन से ये हो गया कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा राजनीति में कोई 30 मार खान 30 नहीं मार है। खान नहीं है जब उन्होंने, जो शख्स ये कहता था कि मैंने राजनीति की पीएचडी कर रखी है, जी, उनकी पीएचडी की डिग्री फाड़ दी दी हुड्डा साहब ने। चौधरी भजनलाल की। उन चौधरी भजनलाल की फाड़ दी, जिन्होंने 67 जो विधायक थे उनमें ज्यादातर भजनलाल जी के थे। भजनलाल जी के। और जब वो फाड़ी ना, उसके बाद उनके पास 3 बचे। जी, खुद उनका बेटा भी छोड़ के चला गया। सही देखो कहा। कितनी बड़ी बात है राजनीति में। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत ना बड़ी बाप का विश्वास, ना बेटे का, ना भाई जी। का, किसी का कोई विश्वास नहीं। चौधरी भजनलाल और उनका बेटा चंद्रमोहन दोनों विधायक थे। बाप तो खिलाफ में बोल रहे हैं, और चंद्रमोहन जो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, डिप्टी सीएम, इसमें उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंडर उसी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंडर में, जिसने उसके पिता की पीएचडी की डिग्री फाड़ फाड़ दी। दी, एक ही झटके में फाड़ एक दी। ही झटके में। और उन चौधरी भजनलाल की फाड़ दी, जिनको अपने ऊपर इतना गरूर और घमंड था, ये कह सकते हैं इतना गर्व था, कि उन्होंने केंद्र की सरकारें में, नरसिम्हा राव की सरकार हो, उनको भी चलाने का काम किया। देवीलाल की रेरे माटी की उन्होंने, चौधरी देवीलाल की सरकारों को गेड़ा, और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। तो राजनीति के वास्तव में भजनलाल जी भी बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन हुड्डा साहब वो कहते हैं ना कि भाई रोहतक वाले का फंस गया भजनलाल जी, एक रोहत की 100 कोत की। तो वो जो है हुड्डा साहब के जिस दिन फंसा, उस दिन भजनलाल जी की, उसके बाद फिर रेरे माटी शुरू होगी। राजनीतिक रूप से उनका खात्मा ही हो गया, डिरेल हो गए बिल्कुल। और अब उनका परिवार राजनीतिक रूप से विधायक भी, मतलब एक चंद्रमोहन कांग्रेस के रहनुम पर बने हैं वो भी, वरना तो हाशिए पर चला गया। हाशिए पर जी। इसके बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, तो एक बार जब उन्होंने प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली, क्योंकि उनका ही नहीं बल्कि उनके पिता से लेकर के, चूंकि उनकी तीसरी पीढ़ी वो राजनीति में थी, उनके दादा, उनके पिता, और उसके बाद खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए थे। और उनको अपने पूरे परिवार को, उनके पहली बार ये मौका मिला। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी चलानी शुरू कर दी। और जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उन्होंने पीएचडी फाड़ने की बात कही, कि प्रदेश की जनता ने की, जो है हुड्डा साहब ने भजनलाल जी की पीएचडी फाड़ दी। उसके बाद उन्होंने, चूंकि भजनलाल जी कुछ समय तक कांग्रेस में रहे, फिर 2007 के 2 दिसंबर 2007 को उन्होंने रोहतक में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही घर में एक बहुत बड़ी रैली करके और अपनी अलग से पार्टी बना ली, अपने छोटे बेटे के साथ। लेकिन यहाँ राजनीति को समझिए कि चौधरी भजनलाल का सगा बेटा भी उनके साथ नहीं रहा। और चौधरी भजनलाल जो ये बात कहते हैं ना, कि राजनीति में ना बाप का विश्वास, ना बेटे का, ना भाई का, कभी भी कुछ भी और कोई भी दगा दे सकता है, तो वो भजनलाल जी के साथ बनी। जिस चंद्रमोहन को उन्होंने कालका से विधायक बनवाया कई बार, वो चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रहे। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रहे जिसने उनके पिताजी की पीएचडी की डिग्री फाड़ने का काम किया। और इसके बाद हुड्डा साहब का वो स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। 9.5 साल वो लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और इस दौरान हुड्डा साहब ने क्या किया कि भजनलाल जी तो उनकी पार्टी को छोड़ चुके थे, उसके बाद जितने और अक्षत्रप थे, जितने बड़े चौधरी थे, उन सब ने भी एक एक करके पार्टी छोड़ दी। और उसमें सभी ने ये कहा, एक ने नहीं, सब ने, जिसने भी पार्टी छोड़ी, कि हुड्डा साहब ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उसका कारण ये था कि जितने ये नेता थे, उनमें से ज्यादातर हुड्डा साहब से सीनियर थे। हुड्डा साहब से राजनीतिक ओरा उनका बड़ा था। एक तो वो खुद, वो उनके भाई थे जिन्होंने राजनीतिक रूप से हुड्डा साहब को जीवित किया, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ी। और राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। बताया ऐसा जाता है प्रद्युमन भाई कि 1991 में जब ये चुनाव लड़ना चाहते थे, उस वक्त हाई कमान ने उनको टिकट देने से मना कर दिया था, क्योंकि लगातार बार बार हार रहे थे। और चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर का हाई कमान से लड़कर टिकट लेके आए थे इन्हीं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से लगातार जो कांग्रेसी, जिनका अपना एक वोट बैंक था, जिनका एक नाम था, जिनका एक रसूख था, वो लगातार पार्टी छोड़ते चले गए। और कांग्रेस केवल हुड्डा कांग्रेस बनकर के रह गई। कांग्रेस में केवल वो नेता बच गए जो इक्का दुक्का को छोड़ के, जो हुड्डा साहब की हाजिरी मारते हों। उन दिनों रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार उनकी कैबिनेट में रहे। आज भले ही उनका आपस में जो है सिस्टम नहीं पटरी, वो अपने आप को बड़ा समझते हो। जी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, हुड्डा साहब ने अपने उस 9.5 साल के कार्यकाल में
अच्छा। जिसे जो चाहा वो पद दिया, जिसको चाहा उसको खुडे लाइन लगा दिया। उन्होंने फूलचंद मौलाना को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर राम प्रकाश जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल नेपथ्य में जा चुके थे, उनको कार्यकारी प्रधान बनाया। कुलदीप शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बहुत से सीनियर विधायक होने के बावजूद कुलदीप शर्मा को उन्होंने विधानसभा का स्पीकर भी बनाया। और उन्होंने अपना जो उनका खुद का रोहतक का क्षेत्र था, उसके जितने बड़े चौधरी नेता थे, उन सबको धीरे धीरे खुडे लाइन लगाया। चाहे वो रघुवीर सिंह काद्यान हो, इतने सीनियर नेता थे, लेकिन उनको भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी उतनी तवज्जो नहीं दी। एक एमएलए तक, मात्र एमएलए तक सीमित रह गए। स्पीकर रखा था उनको। हाँ, एक बार उनको स्पीकर बना दिया गया था। और आनंद सिंह डांगी को मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, केवल विधायक तक सीमित रखा गया। उसके अलावा भी जितने भी उस क्षेत्र के बड़े नेता थे, सबको धीरे धीरे उन्होंने, ना केवल उस क्षेत्र के, पूरे हरियाणा में जो ये कहता था ना कि मैं चौधरी हूँ, उन सबको रगड़ा लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी का ये परिणाम हुआ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, धर्मवीर सिंह हो, रमेश कौशिक हो, अरविंद शर्मा हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, अशोक तंवर हो, सब पार्टी छोड़ चले गए। अवतार सिंह भडाना हो जी, ये तमाम नेता वो थे अलग अलग एरिया में। जैसे फरीदाबाद में अवतार सिंह भडाना का अपना एक कद है जी, अहिरवाल में राव इंद्रजीत का अपना एक कद है, सही कहा। जींद के क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह का अपना एक कद है, भिवानी में धर्मवीर का कद है, सोनीपत में रमेश कौशिक का कद है, सिरसा में या एससी समाज में हम कह सकते हैं अशोक तंवर का एक बड़ा नाम है। तो ये सारे चेहरे जो है धीरे धीरे पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद ये हुआ, तो ये भी कह सकते हैं प्रद्युमन भाई, कहीं न कहीं जो आज की बीजेपी है जी, उसको बनाने में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा योगदान है। बिल्कुल, उसी चीज पर हम आएंगे। उसके बाद वो जो नेता थे, उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जी। और वो जब बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद आज की जो ये बीजेपी है जी, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि 70% तो कांग्रेस से भरी है। ठीक कहा। 10% जो चौधरी देवीलाल के परिवार के जो जिन्होंने राजनीति सीखी है, इनकी पार्टियों से वो भरे हैं। सही कहा। बीजेपी वाला मटेरियल तो 20% है। सही कहा। क्योंकि बीजेपी में जो 2014 से पहले जो लोग थे ना, वो ज्यादातर या तो घरों में बैठ गए जी। आज देखो, मैं एक बड़ी बात बताता हूँ। एक आत्म प्रकाश मनचंदा जी थे जी, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बड़ा नाम था जी। आज कहीं कोई सीन में दिखाई देता? बिल्कुल सही कहा आपने। और भी पता नहीं कितने के नाम है। अब साल 2 साल रुक जाओ, उसके बाद रामविलास शर्मा भूल जाएंगे। अभी ताजा उदाहरण है, उनको तो अभी खुडे लाइन लगा दिया। अब तो चलो नाम याद रखते हैं लोग, यूं याद रखते हैं रामविलास शर्मा की खाट खड़ी कर दी। लेकिन साल 2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे कौन रामविलास शर्मा भाई जी, क्योंकि लोग वर्तमान को याद रखते हैं जी। इसके बाद क्या हुआ, हुड्डा साहब का 9.5 साल का कार्यकाल के बाद जी 67 से 40 और 40 से 15 पर कांग्रेस आ गई। हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग आज भी ये मानता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाने वाला चौधरी देवीलाल का परिवार हो जी, लेकिन सत्ता में लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी ठहरा रही है प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग। वो क्यों ठहरा रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर हुड्डा साहब सारे कांग्रेसियों के साथ ठीक ठाक रखते, उनको नहीं पार्टी छोड़नी पड़ती, तो बीजेपी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था जी जी। बीजेपी का सिस्टम तो तभी बना ना जी, जब सारी कांग्रेस में से जो मेन लोग थे जिनका अपना एक वजूद था, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। प्रद्युमन भाई, जो आप चीज कह रहे हैं जी, हमारा नजदीक की गांव हैबतपुर जी, और वहाँ के एक बुजुर्ग बहुत ही क्रांतिकारी किसान है वो जी, और निरंतर वो किसान आंदोलन में भी हिस्सा ले रहे। चुनाव में भी वो है ना, हुड्डा साहब के बारे में नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत जोर लगा रखा था जी। अभी मुझे कुछ टाइम बाद मिल गए जी, मैं बोला ताऊ के हालचाल है? बोला कुछ नहीं, हुड्डा साहब ने डोब दिए। डडी वाले बोला भाई कुछ नहीं, हुड्डा साहब ने डोब दी। यानी कि बात यहाँ तक आ गई है, जो लोग है ना पूरा जोर लगा के इनके साथ लगे हुए थे, जो वोटर, किसान हितैषी, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, अब वही अपने मुख से ये कहने लगे कि हुड्डा साहब ने डोब दिए। देखो, निश्चित रूप से हुड्डा साहब फर्श से और अर्श पर आए, और फिर अर्श से धीरे धीरे वापिस फर्श पर फर्श पर जी। 2014 आ रहे, 2019 आ रहे, 19 में तो उनका बेटा भी हार गया एमपी का चुनाव, फिर 24 भी हारे। 14 और 19 में तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जितना मुंह 24 में था वो नहीं था कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि उस समय मोदी का भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। और 24 के चुनाव में मोदी जी भी धीरे धीरे डाउन हो रहे थे जी।
अब 24 के चुनाव में तो ये हालात थी जो 2005 में भी नहीं थी। मुझे खुद याद है उन चीजों का कि जब 67 सीटें कांग्रेस की आई थी ना, उस समय भी ऐसी आंधी नहीं थी जैसी इस बार थी। लेकिन उस समय तो आई 67 और इस बार आ गई 37। दिन रात का अंतर हो गया, जी आधो आध हो गया जी। वो तो परसेंटेज देखेंगे तो भी पता लग जाएगा। बिल्कुल। अब जो हालात है वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो एक कहावत है ना कि घर का रहा ना घाट का, वो उन पर अब स्टीक बैठ रही है। और वो स्टीक इसलिए बैठ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग किसान नेता मानता है। प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग, चूंकि वो जाट समाज से आते हैं तो जाटों का भी नेता उनको मानता है। जी, सही कहा। और इस चुनाव में और विपक्ष के लोग भी बहुत से आरोप लगाते हैं कि हुड्डा साहब तो केवल जाटों का मुख्यमंत्री है या किसानों का मुख्यमंत्री है। लेकिन इस चुनाव में चूंकि कांग्रेस का तो कहीं कोई पहले सिस्टम था ही नहीं, अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो कांग्रेस आज जो हवा बनी थी वो हवा नहीं बनती उनकी। किसान आंदोलन में ऐसी मुंह बनी कि लोग बीजेपी को हराने के लिए दिन रात, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक ही स्वार्थ की बीजेपी हारनी चाहिए, बीजेपी हारनी चाहिए। जैसे आपने जिस ताऊ का जिक्र किया, उस ताऊ पर के पता नहीं कितने एक थे, बहुत ज्यादा। उनके सिर्फ एक ही सबेर पला जो है ना, अपने धोती कुर्ता पहन के चल पड़ते भाई ये बीजेपी वाले हराने हैं। लेकिन वो पड़ गया उल्टा। और उल्टा क्यों पड़ा, उसमें क्यों हुड्डा साहब को दोषी मान रहे हैं? यहाँ कांग्रेस नहीं आ रही। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कांग्रेस में तो ना तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को कुछ मिला, बहुत सी सीटें, ना शैलजा को किमे को ज्यादा मिला, 5-7 सीटें केंद्रीय नेतृत्व ने बांट दी, बाकी 72 तो हुड्डा साहब ने बांटी। हुड्डा साहब भी चुनाव लड़ रहे थे। अगर जीत जाते तो हुड्डा की जीत नहीं होती जी। जब लोकसभा में 5 सीटें जीती तो उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को वाह नहीं मिली। एक और देखे ना जी, जो चुनाव प्रचार हो रहा था हरियाणा में जी, तो चुनाव प्रचार बनाएगा सरकार, हुड्डा सरकार के लिए हो रहा था। बिल्कुल, कहीं कांग्रेस का तो नाम ही नहीं था। तो हमें जो है ना इस वीडियो में यही केंद्र बिंदु रख रहे हैं कि हारी कांग्रेस नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो थी ही नहीं जी, हारे तो हुड्डा साहब हैं, हुड्डा कांग्रेस हार गई। अब जब जाटों में और किसानों में ये हुआ, 8 तारीख से पहले वो हुड्डा को भगवान समझ रहे थे। सही कहा। और लोग ये कह रहे थे भाई हुड्डा ही बीजेपी से पेंडा छुड़ा सकता है। क्योंकि भले ही, मैं एक बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बना चुकी है, उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग और विशेषकर किसान समाज आज भी उसके ये गले में नहीं जच रही बात कि बीजेपी का राज आ गया, क्योंकि उनके दिमाग में ये थी कि ये तो बन ही नहीं सकते बिल्कुल तीसरी बार जी। लेकिन उसके बावजूद वो बन गए। लोगों ने निस्वार्थ, जिन लोगों को हुड्डा जानता ही नहीं उन लोगों ने भी उनके नारे लगाए हैं। अब हुआ क्या, चुनाव परिणाम में 37 सीटें आ गई, बीजेपी फिर बन गई। उसके बाद हुड्डा साहब को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान क्या हुआ कि जो जाट और किसान समाज उनको भगवान मान रहा था, उनको ये मान रहा था कि यही बीजेपी से पिंड छुड़वा सकते हैं। सही कहा। और जब उनको ये आभास हुआ कि हुड्डा साहब ने टिकटें गलत बांटी हैं और हुड्डा साहब की वजह से बीजेपी की सरकार आई है, तो अब वो लोग उनसे घृणा करने लगे। एक तरह से एक नफरत शब्द जो होता है ना, वो अगर उनके लिए यूज किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही कहा। और जो दुष्यंत चौटाला से किसान वर्ग घृणा और नफरत कर रहा था जी, कि उसने बीजेपी की सपोर्ट कर दी जी, लेकिन अब तो हुड्डा साहब से उससे भी ज्यादा लगे करने जी। अब तो हालात ये हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा पिछले 3 महीने में सार्वजनिक काम प्रोग्राम तो उन्होंने कोई किया नहीं, कहीं कोई हल्कों में नहीं गए जी। केवल ब्याह शादी कांड मुकांड या कोई निजी कार्यक्रमों में जहां भी वो जाते हैं वहां भी लोग बुलाए से भी नहीं आते। सही कहा। ये हालात है जी। वो बैठे रहते, लोग अपने रोटी खाते रहते। नहीं तो एक ये हो रहा था कि अगर हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली से चलते हैं ना लोग जी, तो लोग रोड तक पहुंच जाते थे। बिल्कुल सही कहा। अब देखो, अब रोड पे जाम लग जाता था, 100 गाड़ियां उनके साथ। बिल्कुल। और अब तो हालात ये है कि विधायकों को भी, मैं एक बड़ी रोचक बात बताऊं, अब देखो ये कन्फर्म है या नहीं है ये तो खुद जो है वही बताएंगे जिन्होंने बात की है, कि अब तो कोई कार्यक्रम होता तो विधायकों को फोन करने पड़ते हैं, भाई वहां आ जाना। ये हालात है जी जी। कहीं ना कहीं अभी जो सदन चल रहा था, सदन में नहीं हाजिरी थी कई विधायकों की। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, हुड्डा साहब से जाट और किसान समाज वो एक तरह से विमुख हो गया इस 8 के बाद, और लगता नहीं कि वो बहुत जल्दी आएगा।
क्योंकि हरियाणा प्रदेश की एक प्री पार्टी रही है और हरियाणा के किसान की और जाट कौम की एक प्री पार्टी रही है कि ये जिसके साथ लग लेते हैं उसको तो सिरमौर बनाते हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चौधरी बंसीलाल हो। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिनका हरियाणा में कोई रुक्का रोड़ा नहीं था, लेकिन जब कंडिल्ला कांड हुआ उसके बाद इन्होंने कंडिल्ला से दिल्ली तक एक पदयात्रा निकाली थी। उसके बाद ये प्रदेश के नेता बने थे। वो केवल और केवल किसानों के दम पर बने थे। इसके बाद जब ये किसान और जाट समाज किसी के खिलाफ हो लेता है तो फिर उसको उसकी कड़ भी लगा देता है, और इन्होंने लगा के भी दिखाई है। बिल्कुल। जब चौटाला साहब ने कंडेला कांड किया या उस समय उनके शासनकाल में और भी एक दो जगह किसानों पर बड़े अत्याचार हुए, उसके बाद देखो कभी चौटाला साहब आए तो ये जनता है, जनता भूलती नहीं। अब अगले 5, 7, 10 साल तो लोग भूलेंगे नहीं इन चीजों को जो इस चुनाव में हुआ। अब हुड्डा साहब घर के ना रहे, घर के भी नहीं रहे और घाट के भी नहीं रहे। वो कहावत उन पर इसलिए चरितार्थ हो रही है कि जाट समाज और किसान वर्ग उनसे 8 तारीख के बाद विमुख हो गया जी, और जो हाईकमान में उनकी पैठ थी। क्योंकि हम किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो राजनीति है वो जातीय समीकरणों पर ही चलती है। टिकटें भी जातीय समीकरणों पर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी जातीय समीकरणों पर बढ़ते हैं, और वोटर भी जो वोट डालता है वो जातिगत हिसाब से डालता है। बिल्कुल। तो हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग गैर जाट जो वोट है, उसके दिमाग में ये चीज थी कि हुड्डा साहब तो केवल जाटों और किसानों के नेता हैं, हमारे तो वो है ही नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए इसका एक प्रमाण है, जो लोग ये कहे ना कि भाई क्या प्रमाण है, इस चीज का प्रमाण ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गैर जाट सीटें वो शहरी क्षेत्र है जी। वहां कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीती जी। रोहतक भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है जी, बिल्कुल घर है उनका, वहां भी बड़ी मुश्किल से उनकी बात बनी है। तो अब जो बात है कि गैर जाट तो आपसे पहले से नाराज था, अब जाट और किसान वर्ग भी आपसे नाराज हो गया कि आपने राज आता आता खराब कर दिया, आया हुआ खराब कर दिया। लोग तो ये कहते हैं कि राजनीतिक आदमी कौन होता है? राजनीतिक आदमी वो होता है जो दूसरे के पास से राज खींच ले जी। चौधरी भजनलाल जी ने देवीलाल का राज खींच लिया था, इसलिए वो आज तक याद रखे जाते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजनलाल के मुंह से राज खींच लिया था, इसलिए आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो राज आया हुआ दे दिया, वो प्रयास ही नहीं किया, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस। और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं प्रद्युमन भाई जी, देखिए गैर जाट इनको इसलिए नहीं मानता, उनको लग रहा कि जाटों के मुख्यमंत्री थे, और जाटों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि इन्होंने तो राज आया हुआ बीजेपी को दे दिया। बिल्कुल। और तीसरी बात अगर इसमें हम जोड़ दें, जिस हाई कमान में हुड्डा साहब जो रिपोर्ट बनाकर दे देते, उस रिपोर्ट को हाई कमान आंखें मूंद कर मान लेता था, कभी उनसे किंतु परंतु कोई सवाल जवाब नहीं होता था। आज वही हाई कमान उनको आंखें दिखा रहा है। देखो निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो 3 बार सांसद लगातार बने, चौधरी देवीलाल को हरा के, इतने बड़े नेता को जी, तो उसके बाद चूंकि जो आदमी दिल्ली के गलियारों में रहता है और 3 बार का एमपी बन जाता लगातार, बिल्कुल, तो उसके वहां संबंध बन जाते हैं। और उसके बाद जब उनका 9.5 साल का कार्यकाल था, और विशेषकर उनके अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, ये जो बड़े नेता थे ना, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, इनके साथ बड़े खासम खास थे वो जी। और इसके बाद जब उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा, तो उनकी चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबके साथ बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी, और जिसका उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने जिस पे हाथ रख दिया वही जो है पासा उनका सीधा पड़ा। तो फिर हुआ क्या, राजनीतिक आदमी की एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, जब उसकी चौधर होती है तो लोग उसको दुश्मन भी नमस्ते करने शुरू कर देते हैं। जी, सही कहा। और जिस दिन वो चौधर चली जाती है या वो जानी शुरू हो जाती है, पता है कि अब ये नहीं कभी आएगा जी, तो उसके बाद उसके अपने भी मुख मोड़ लेते हैं, तब सोना भी चांदी नजर आती है। जैसे चौधरी भजनलाल के बेटे ने उनसे मोड़ लिया था, ठीक है। तो ये अब हुड्डा साहब के साथ भी वही बन गई कि इस चुनाव में हारने के बाद, क्योंकि लगातार 3 हार, और ये तो वो हार है जब पूरा देश ये किलकी मार रहा था कि हरियाणा तो हार ही नहीं सकती। और इस हार के बाद एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, इस मेरी बहुत से कांग्रेसियों से बात हुई, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, कोई दिल्ली का, कोई पंजाब का, वो जो सराउंडिंग स्टेट्स के जो कांग्रेसी थे वो भी हताशा और निराशा में डूब गए कि जब हम हरियाणा नहीं जीत पाए तो बाकी कहां जीत पाएंगे। जिस हरियाणा में हमारी इतनी आंधी थी, तो उसके बाद
पूरा केंद्र से लेकर के और नीचे तक देखो, आप किसी को सांस आ रहा तो जी सही कहा, सारे जो है बिल्कुल जो है सोच समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। बिल्कुल इवन बिहार और दिल्ली में चुनाव है, बिल्कुल, और वहां जब हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कांग्रेसियों की, बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चुनाव चलता से पहले हार मान रखे उन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ, ये तो एक पहलू था जाट और गैर जाट का, ठीक है, जातीय समीकरण। दूसरा पहलू, राजनीति में दो सर्कमस्टांसेस से ही चुनाव जीते जाते हैं, एक जातीय समीकरण, एक आपका एरिया, भौगोलिक दृष्टि। जी, हुड्डा साहब जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी और आज तक भी प्रदेश के चाहे विपक्षी नेता हों या प्रदेश के बहुत बड़ी तादाद में लोग हों, वो ये मानते हैं कि हुड्डा साहब ने 3 जिलों का और 2 लोकसभाओं का ही विकास किया। अच्छा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, 3 जिलों का, ओल्ड रोहतक जिसको बोलते हैं जी। और उसका तो देखो, मैं खुद भी एक उदाहरण दूं, एक खेरडी मोड़ पड़ता है जो भिवानी से रोहतक रोड पर है, जी, कलानौर और खरक के बीच में। वो खेरडी मोड़ तक तो आती है रोहतक जिला, जी, और उसके बाद भिवानी जिला शुरू हो जाता है और एक तरफ दादरी को रोड चला जाता है। वो खेरडी मोड़ तक तो सड़क ऐसी चमचमाती, जी, और उसके बाद इतने गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ी, पैदल चलना ही मुश्किल। जी, जी, लाखन माजरा से आगे आ जाओ आप, बिल्कुल सही वही कहा, हालात, बिल्कुल, मुंडाल से आगे आ जाओ आप, जी, वही हालात। जी, तो उन्होंने जो विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर का उन्होंने खूब विकास किया। बाकी हरियाणा की तरफ उन्होंने उस नजर से नहीं काम किया। उसका उदाहरण ये है, आप ये देखिए, वहां मेट्रो, जी, वहां IIM, II, पता नहीं क्या क्या बना दिया, ठीक है। बाकी हरियाणा, जी, वहां भी तो कम से कम कुछ तो आप करो। बिल्कुल सही, और इस चुनाव में ये मुद्दा भी था, अक्षेत्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, और हालांकि हुड्डा साहब आए भी उसी मुद्दे पर थे, वो रोहतक की चौधर के नाम पर ही जो है, ओल्ड रोहतक की चौधर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस दौर क्योंकि में। वहां वो विधायक जीत गए वहां उस एरिया में। जी, फिर हुआ क्या, नहीं तो उस एरिया में चौधरी देवीलाल का वर्चस्व था, जी, जी, उनकी पार्टी के जीत्या करते ज्यादा। बिल्कुल, और 2000 के चुनाव में भी वहां इनेलो के जीते थे कई जगहों पर। फिर हुआ क्या, हुड्डा साहब रोहतक, सोनीपत, झज्जर के मुख्यमंत्री बन गए, जैसा लोग आरोप लगाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और बाकी जो हरियाणा था, उसमें हालात ये बनी कि कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा दमखम वाली नहीं थी। पिछले चुनाव में 31 सीटें आई कांग्रेस की, और मैं आपको एक उदाहरण दूं, या तो शीशपाल केरवाड़ा जीते कालावाड़ी से जी, उसके बाद आप आ जाओ तोशाम में जीती किरण चौधरी, उसके बाद फिर आप आगे चले जाओ महेंद्रगढ़ में जीते राव दान सिंह जी, फिर आप उल्टे रिवर्स आओ सफीदों में जीते सुभाष गांगुली जी, बाकी कहाँ जाएंगे जी। हिसार जो इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से जी, और हिसार में 9 हल्के लोग, 9 के 9 में 0 आपकी जी, कैसे आप सरकार बना लोगे जी। और ये तो तब है जब आपके 31 विधायक आए हैं। 31 विधायक होने के बावजूद आप हिसार में एक भी विधायक नहीं बना पाए जी। ये कहीं ना कहीं वही अक्षेत्रवाद की वजह से तो था सारा मामला। बिल्कुल। फिर हुआ क्या इस चुनाव में, 8 तारीख से पहले तो ये था कि हुड्डा साहब उन 3 जिलों के नेता हैं। 8 को जब चुनाव परिणाम आया तो सोनीपत लोकसभा में 9 सीटें हैं, 9 में से 7 पर कांग्रेस हार गई जी। कितनी गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। और उन 7 में भी जो 2 जीती ना, एक तो इंदुराज नरवाल भालू जीते बड़ौदा से, बड़े बाल जीते निर्दलीय प्रत्याशी के मुकाबले, और दूसरी विनेश फोगाट जीती, जिसको ये कह रहे थे कि ये तो 1 लाख से जीतेगी, बिल्कुल तूफान बताया जा रहा था, बाल से जीती। और ये 2 सीटों के अलावा 7 सीटों पर कांग्रेस हारी, तो कहां गया वो उनका घर। सही कहा। और ये वो सोनीपत लोकसभा है जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ब्याहे हुए हैं। सही बात है। और वो दैया गोत्र में ब्याहे हुए हैं, जो उस क्षेत्र में जिसका एक बड़ा मजबूत वोट बैंक, बिल्कुल बहुत। और इस बार तो उन्होंने किसी दैया को टिकट भी नहीं दी। राई से दैया गोत्र के प्रत्याशी उतरते थे बहुत बार, और इस बार उन्होंने उनकी टिकट काटी जी। इसके बाद अगर दूसरे एंगल से बात करें, रोहतक लोकसभा में आ जाओ जी, 2 सीटों पर आ रहे, 2 में एक हम कोसली को छोड़ देते हैं कि वो अहिर बाहुल्य है, वह हुड्डा साहब का इतना खुद का प्रभाव भी नहीं है जी। लेकिन बहादुरगढ़ की सीट आप हार गए, जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसको जिताने के लिए पूरा जोर लगा रखा था, और वो भी बुरी तरह से आप हारे एक निर्दलीय के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो हरियाणा के लोग ये कह रहे थे कि हुड्डा साहब का 3 जिले ही घर है, इन 3 जिलों में उनका गढ़ है और वो 3 जिलों के ही मुख्यमंत्री हैं, वहां भी उनका वो गढ़ दरक गया
जी, सोनीपत तो साफ ही हो गया, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, 2 भी वो बाल जीते हैं, बिल्कुल सही कहा। और बाकी आप बहादुरगढ़ हार गए, कोसली आप हार गए, हम्म, रोहतक शहर आप बिल्कुल बाल जीते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के साथ फिर वही बन गई कि घर के रहे ना घाट के। बाकी हरियाणा तो उन्हें पहले ही नेता नहीं मान रहा था, अब रोहतक सोनीपत झज्जर वालों ने भी छोड़ दिया, तो अब जाएंगे कहाँ? सही कहा। इसलिए तो वो अर्श से फर्श पर आ गए। और जो मैंने एक बात पहले बोली, जो एक कड़वी सच्चाई है कि जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो फिर आपके जो खासम खास है ना, जिन लोगों को आपने उंगली पकड़ करके और राज की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वो भी आपको छोड़ देते हैं। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। पहचान भी यही है कि अब आपका बिल्कुल बुरा दौर, उसकी पहचान भी यही है। बिल्कुल। जो मैं एक खास बात बताऊं, राजनीति में जो आदमी जिस नेता का सबसे खास होगा वो उसको सबसे पहले छोड़ जाता है और उसको सबसे बड़ी चोट मार के जाता है जी। जैसे 2 उदाहरण मैं देता हूं, दोनों अपने हिसार के हैं। अनूप दानक को दुष्यंत चौटाला ने मंत्री बनाया जी, तमाम सीनियर विधायकों को दरकिनार करके, और चुनाव में जब दुष्यंत को जरूरत पड़ी तो देखो अनूप दानक कहां गया जी। किसी ने कल्पना की थी? बिल्कुल। और मैं ये बात कई साल से कह रहा था कि जब जरूरत होगी ना दुष्यंत चौटाला को, तब ये अनूप दानक भागेगा। वही सेम सीन रणबीर सिंह गंगवा जो चुनाव हार गए, पहले तो उनको टिकट दी, फिर वो एमएलए का चुनाव हार गए, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको राज्यसभा में भेजा, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। वो चाहते तो अपने बेटे को ही भेज देते, और जब चौटाला साहब को उनकी जरूरत पड़ी तो गंगवा साहब भी लांडा लगा गए, छोड़ गए। इसी तरह से 8 तारीख के बाद जी कितने उदाहरण आप देखो जो हुड्डा साहब के खासम खास थे, जो ये कहते थे कि भाई, बहुत तो ये बोलते थे कि हमारे पिता के समान, बिल्कुल ठीक, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ हुड्डा साहब है, और वो उनको छोड़ना शुरू हो गए। अभी मैं 4 तारीख का एक उदाहरण दूं, 4 जनवरी को दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन है, और पिछले 20 साल से उनके जन्मदिन पर हजारों लोग वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं, बहुत भयंकर। वो मैंने मेरी आंखों से देखा कई बार, तो मैं अक्सर चला जाता हूँ, तो कई बार तो ऐसा कि वो जैसे पागल बन जाता ना आदमी, उनको यूं पागल बना दिया जाता था, इतने आदमी। लेकिन इस बार देखो आप, जो उनके खासम खास थे, जो हर बार और आग केक, मतलब बढ़िया से बढ़िया, आपके बच्चों नहीं खिलाते वो, सही कह रहे हो, वो केक उनको ले जाके वो वहां पे लेके जाते, वो हुड्डा साहब खाओ थोड़ी, दीपेंद्र हुड्डा भी, बस वो दिखाने के लिए, हाँ भाई हम इतने भगत हैं। बिल्कुल। एक विधायक हैं, आपको बात बताऊं, मौजूदा अभी भी विधायक हैं, वो भी मैंने वहां देखे कि 5 किलो या 7 किलो की किटली ले रहे, भला भाई साहब, भला ये देसी गाय का घी ले आओ, मतलब विधायकों की ये हालात है, चाटुकारिता है ये। जी जी। क्या उसका गाय नहीं, मतलब वो मंगा नहीं सकता दीपेंद्र? सही कह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ चाटुकारिता, भाई हम किस तरह से आग लगी हुई याद रहे, बोला भाई किटली देनी है, कोई हंसने लग गया, बोला ना किटली भी ले रखो भाई। तो ये बात है, वो अभी फिलहाल भी विधायक है। जी जी जी, ठीक है जी, ये तो मेरी आंखों की बात है जी। तो अब इस 4 तारीख को आप देखो, जितने उनके खासम खास थे उनमें बहुत से नहीं आए लोग, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया कि हुड्डा साहब 5 साल के बाद 84-85 साल के हो जाएंगे जी, तो उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, सही बात है, उम्र भी एक मायने रखती है, ये लास्ट मौका था उनके पास। और दीपेंद्र हुड्डा के लिए पूरा हरियाणा एक किलकी मारता है कि दीपेंद्र हुड्डा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले राजनीतिक गुण है वो नहीं है अभी तक भी। और उसका कारण क्या है, मैं कारण बताता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने 0 से उठ करके संघर्ष किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है सूत आ गई उनको, वो एक अलग बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे शुरू में अपने जीवन की, और हारने के बाद उनको, क्योंकि आदमी को ठोकर लगने के बाद ही अक्ल आती है, ज्ञान आता है। तो उस दीपेंद्र हुड्डा तो क्या था, विदेश में था, आते उसका पिता मुख्यमंत्री, आते ही बाई इलेक्शन चुनाव जीत गया। एक चुनाव हारा दीपेंद्र हुड्डा अपनी जिंदगी में, और जब वो चुनाव हारा ना, उसके बाद आप उनका फेस देखते क्या हालात थी जी। और वो भी मामूली वोटों से आ रहा था, 7,000 के आसपास। और जो लड़ के नेता बनते हैं ना, प्रद्युम्न भाई जमीन से उठ वो मास लीडर बनता है, मास लीडर बनता है। बिल्कुल। अब उनको अब 3 महीने हो गए, ठीक है, अरे चुनाव हार गए, परिणाम आ लिया, सबको पता है। देखो आदमी को एक पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, इनको सोचना तो ये चाहिए कि भाई 57 महीने की और सरकार बचेगी नायब सैनिक, 3 महीने तो कम हो गए जी, जबकि ये अभी सोच ही नहीं पा रहे कि तुम चुनाव हार गए। जी जी, देखिए इनको तो अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। दोनों दलों में फर्क देखिए आप, बीजेपी में और कांग्रेस में। जहां बीजेपी ने बहुत एडवांस पहले से ही ये रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि अगर 2029 में अगर हम लोग नहीं आए
तो 2029 में हमें क्या दाव खेलना है। बिल्कुल, और ये वहीं अटके पड़े हैं हर चीज की। इसीलिए तो कांग्रेस, हुड्डा साहब इसीलिए तो नहीं सरवाइव कर पा रहे। वरना आप एक चीज देखिए, मैं बड़ी गंभीर बात बताता हूँ और प्रदेश की जनता भी इस चीज से सहमत होगी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में 67 सीटें नहीं आई थी कांग्रेस की 2005 में। उस समय चौधरी भजनलाल प्रदेश के अध्यक्ष थे और हुड्डा साहब से बड़े तो बहुत से नेता थे उस समय कांग्रेस में। जी बिल्कुल, ये तो ठीक है, उनको सूत आ गई, वो एक अलग बात है। जी जी। और वो सूत भी इसलिए आई कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा, चाहे ओम प्रकाश जिंदल हो, सुरेंद्र सिंह हो, कुमारी शैलजा हो, वीरेंद्र सिंह हो, इंद्रजीत हो, वो सब ये चाह रहे थे कि भजनलाल सीएम नहीं ना बने। और क्योंकि नए आदमी को हर आदमी चाहता है, पुराना उन्होंने देख लिया था भजनलाल जी का राज। तो उसके बाद वो उनको सूत आ गई जी। 67 से अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा 40 पर आई, अगला चुनाव लड़ा 15 पर आई, अगला चुनाव लड़ा 31 पर आई, और इस बार इतनी आंधी में भी 37 पर आई। तो ये 46 आने में तो फिर कई योजना लगेंगी इस हिसाब से। तो जी, तो साथियों, तो कहीं ना कहीं जो असली जो बात है वो ये है कि हुड्डा साहब का डाउनफॉल शुरू होने से अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उनकी नहीं मान रहा। नहीं तो मानता तो 3 महीने थोड़ी होते हुए विपक्ष का नेता बने हुए, ठीक बात है, ठीक है, वो बना देते। ना उनकी कहीं कोई चल रही, ना वो कुछ कर पा रहे। अब प्रदेश की जनता में जो बाकी 19 जिले हैं, ना वो उनको नेता मान रहे, उन 3 जिलों ने भी उनको हकीकत दिखा दी। और ना जाट और किसान समाज मान रहा, और ना जो है गैर जाट उनको पहले से ही उनसे विमुख कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब हुड्डा साहब को अगर कुछ करना है, क्योंकि हार जीत प्रजातंत्र में चली रहती है, लेकिन अब उनको तमाम इस हार और जीत और इस चुनाव को भूल करके सिर्फ एक काम सबसे पहले करना पड़ेगा। जो आदमी गलती मानता है वो आदमी महान कहलाता है जी। उनको समाज के सामने आकर के ये बात माननी पड़ेगी, पूरे 36 बिरादरी के सामने, कि मेरी वजह से हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई जी। अगर वो इस गलती को नहीं मानेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी अपनी गलती नहीं मान रहा जी। कि हमने जो है ये गलत किया, तो जैसे दुष्यंत चौटाला 0 पर चला गया, वैसे ही फिर ये 37 से 0 पर आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जी। जी, तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि एक समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा की राजनीति में तूती बोलती थी और हरियाणा की राजनीति के वो 30 मारखां कहलाते थे। आज नौबत यहाँ तक है कि वो घर के न घाट के, क्योंकि जनता भी उनसे विमुख होती जा रही है। अगर उनकी तूती बोलती, जिस प्रकार से हाईकमान में जो उन्होंने बोल दिया वही हो जाता था। 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से उनको, 3 महीने से उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया जा रहा। साफ साफ संकेत दे दिया हाईकमान ने भी कि हुड्डा साहब अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।